हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th, है ना, क्लास 12th के भौतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत क्षेत्र बोले तो सर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र भी बोले तो बात एक ही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो बात एक ही है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र किसके सापेक्ष हम पढ़ेंगे आज, निरक्षीय स्थिति। क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हम अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस व्यंजक को एकदम क्रम से समझेंगे। पहले मैं ये जो टॉपिक उठाया हूँ निरक्षीय स्थिति, इस निरक्षीय स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूँ कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो निरक्षीय स्थिति को आप ध्यान से समझिए, सुनिए। जिसको अगर इसको लिखना हो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं तो आप वीडियो को स्लो कर ले और उसके बाद आप लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, चित्र के माध्यम से समझते हैं। सीधा सा मैं चित्र भी बता देता हूँ आपको। नहीं, पहले तो ऐसी डायग्राम बना लेते हैं सिंपल सा। मैं निरक्षीय स्थिति बताना चाह रहा हूँ, फिर बाद में निरक्षीय स्थिति के व्यंजक के लिए अलग से डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मान लिया जाए कि ये मेरे पास ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इतनी बात क्लियर हो गई, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, क्रम चेंज कर सकते हैं, बी को इधर लिख दूँ, ए को इधर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं गिरता है, सेम रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति की। तो हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में कि वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, है ना, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह इस द्विध्रुव के कहाँ पर होता है, लंबार्धक पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक कैसे होता है, लंब मतलब इस पॉइंट को लिए आधे से अधिक त्रिज्या काटे, इससे आधे से अधिक त्रिज्या काटे, और जो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ काटेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन पर जो बिंदु प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बेटा निरक्षीय स्थिति में, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट पी है। यही बात करनी है। अब इसकी डेफिनेशन सुनो, क्या कहा कि वह बिंदु जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, वह इस द्विध्रुव के या दिए गए द्विध्रुव के कहां पर स्थित होता है, लंबार्धक पर स्थित होता है। तो इसे हम कहते हैं इस द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं बेटा, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, अक्षीय मतलब अक्ष पर, निरक्षीय मतलब निरक्षीय स्थिति मतलब कि लंबार्धक पर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखते हैं आगे। अब इसके व्यंजक की बात करते हैं। तो व्यंजक कैसे आप हल करेंगे इसको देखिए अच्छे से, ध्यान से इधर। तो देखो, निरक्षीय स्थिति में क्या लिखा हुआ है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है, ये थोड़ा सा सेम वैसी है तो मैंने इसको रहने दिया हूं। क्या हुआ, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू आवेश से भी मिलकर बना है और माइनस क्यू आवेश से भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी, है ना, क्या लिखेंगे, जिनके बीच की दूरी 2a है, 2a है। कल ही मैंने बताया था कोई बच्चा l भी ले सकता है, 2l बोलते हैं इसको, या a भी बोलते हैं, कोई इसमें ये दिक्कत की बात नहीं, a 2a बोलो या 2l बोलो, बात एक ही है। दूरी 2a है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। मैं साथों साथ डायग्राम भी बना के बता देता हूँ इधर आपको कि डायग्राम बनेगा कैसे। तो डायग्राम इधर कॉर्नर में ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए साथों साथ उस थ्योरी के अनुसार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर इसको डायग्राम बनाते आता है तो थ्योरी लिखते आ जाएगी, क्योंकि डायग्राम से ही थ्योरी बनती है। ठीक है, मैंने कहा कि ये ए हो गया, देखो उल्टा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, कोई टेंशन नहीं है, अगर आप सीधा भी लेंगे तो चल जाता है। तो मैं यहाँ उल्टा ही लेकर के चल लेता हूँ, या आप कन्फ्यूज होते हैं बार बार, तो इसको सीधा ही लेके चलते हैं। तो ए हो गया, ये बी हो जाएगा। अब ए बी है, इसके निरक्षीय पर मान के चलो ये बिंदु कितना है, वो मध्य बिंदु वो माना, है ना। अब देखो कि इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2a है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 2a है। तो ये दो बात कहा उसने कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो प्लस क्यू, देखो ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम। इसके मध्य बिंदु ओ से ऐ तो बात करनी नहीं है, तब हम बोल सकते हैं इसके लंबार्धक, है ना, इसके लंबार्धक पर
बिंदु, तब यहाँ बात करेंगे बिंदु कौन सा है, ओ से, है ना, तब इसके लंबार्धक पर बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, बिंदु P है। मैं साथ ही साथ चित्र इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए अच्छे से। एक बिंदु P है तो देखो इसके लंबार्धक पर इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, थोड़ा तिरछक, अगर थोड़ा चित्र थोड़ा आड़ा तिरछा बन जाएगा तो थोड़ा समझ लीजिएगा, ये कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास, P है, ये मान के चलो, मैंने मान लिया ये P बिंदु हो गया, ठीक है बच्चों, बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं, कि तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। तब देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। अब देखो, अब मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, वो है बेटा स्मॉल r, देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, ये स्मॉल r है, ठीक है। अब देखिए कि अब मैं बिंदु A से, है ना, बिंदु A से अगर इस डायग्राम को आगे की ओर थोड़ा बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगी इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम कहेंगे E प्लस क्यू, वो कह देता हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस इसमें भी प्लस क्यू बोला था, ठीक है। अब देखिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उल्टी दिशा में E माइनस की हो जाएगी और यहाँ पर इनके परिणाम निकल जाएगा E। यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, आपको याद रखना ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम बन चुका है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब चालू करते हैं इसका व्यंजक। तो व्यंजक क्या होगा, तो आपको यहाँ लिखना है, तो आपको व्यंजक की तो बात कर ली, अब मैथमेटिकली पार्ट देखते हैं कि मैथमेटिकली पार्ट किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा तब बिंदु P, तब बिंदु, या आप कह सकते हैं तब A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र लिखो या का परिमाण लिख दो भाई, का परिमाण विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, है ना, बिंदु A पर स्थित प्लस Q, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा बेटा E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, AP है, AP का स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसकी दिशा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, AP वेक्टर दिशा में दिख रहा होगा आपको, चित्र में लिख दिया हूँ मैंने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, दिख रहा है आपको, है ना। अब क्या बात कर रहे हैं, सेकंड, इसी प्रकार B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आप उसको लिख लीजिएगा, है ना, के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, E माइनस Q हो जाएगा, E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान BP स्क्वायर, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है BP स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका PB वेक्टर दिशा में, है ना। तो ये जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो कौन सी दिशा में है, देखो PB दिशा में रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, PB दिशा में, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा यही व्यंजक बच्चों को बहुत कठिन लगता है कि कैसे सर कैसे बन रहा है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं आज, है ना। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोलेंगे कि ये दोनों देखो, अब हम बात करेंगे कि बिंदु AP, है ना, या यहाँ लिख सकते हैं चित्र में बिंदु या चित्र में AP इज इक्वल टू BP, देखो चित्र में जितना AP की लेंथ होगी उतनी ही BP की लेंथ होगी क्योंकि लंबार्धक पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू BP। अतः हम कह सकते, अतः
E1 यानी E प्लस क्यू व E माइनस क्यू दोनों कैसे होंगे, दोनों परिमाण में बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए तब कैसे हमको इसको लिखेंगे उसको मैं थोड़ा सा विस्तृत बता देता हूं। अब देखो कि अगर आप देखोगे तो ये ए बी विद्युत द्विध्रुव दिख गया, थोड़ा अच्छे से समझना, एकदम मैं बेसिक के साथ लेके जा रहा हूं क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप कंपटीशन में अगर इस प्रकार से जो भी मैथ्स आ जाएगी है ना उसमें कहीं पर गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो उसको अच्छे से समझिए, नहीं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि तब बिंदु ई पर परिणाम, यानी कि हम तब कह सकते हैं बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। तो ऐसा मुझे लिखने से मतलब नहीं है, वो आ क्यों रहा है ये समझो। तो कैसे हो जाएगा, तो देखो ये यहाँ पर ए बी के अगर आप देखेंगे लंबवत तो दो टाइप्स दिख रहे हैं आपको, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत ऊपर की ओर दिख रही है यहाँ पर और एक नीचे की ओर। जब ऊपर की ओर देखोगे तो थोड़ा मैं इधर बाजू में आपको समझा देता हूँ कि अगर ऊपर की ओर देखोगे तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी ई प्लस, देखो क्या दिख रहा है, ई प्लस क्यू साइन थीटा दिख रहा है। अगर यही नीचे की ओर लंबवत देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, बोलो जल्दी से, ये देख लो ना, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, परिमाण में बराबर है, विपरीत दिशा में कार्यरत है, इसलिए दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो कि यहाँ पर इसके समांतर, इस द्विध्रुव के समांतर ये दिख रहा है आपको ई जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये द्विध्रुव के समांतर अगर देखोगे तो आपके पास निकल जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और दूसरा मिल जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दो टर्म दिखेगी। तब इन दोनों परिमाणों को जोड़ने पर तो किस प्रकार से आपको सिंपल देखना है, तो सिंपल जैसा लिखना होगा अगर आपको वो लिख ले, पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत और अच्छे से बताना चाह रहा हूं। तब क्या हो जाएगा, तब परिणामी यानी तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दोनों देखो, दोनों को जोड़ने बताया था मैंने वहाँ पर, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये ई क्यू बोलो और ये देखो दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ई प्लस क्यू लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको माइनस क्यू लिखना है, ई देखो ये दोनों बराबर है तो इसके जगह ये और इसके जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं अभी ई प्लस क्यू लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, 2 मत लिखो अभी, ठीक है, इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अरे कॉस थीटा 2 बार है तो अब मैं क्या बात करूँगा, कॉस 2 थीटा अपान 2, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो उतना ज़्यादा मत देखो इसको, तो ये सीधे थीटा ही रखो, कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ई के वैल्यू निकल गई, ई इज इक्वल टू 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। तब हम बात करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर, देखो समीकरण नंबर 1 है मान, तो ये क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से मान रखो। अगर मैं कहता कि बेटा ये ई माइनस क्यू ले लो प्लस क्यू के जगह, तो ये माइनस क्यू वाली टर्म हो जाती, माइनस क्यू वाली टर्म होती तो समीकरण 2 से रखते। तो कोई ये नहीं कि सर कई बुकों में प्लस क्यू लिया प्लस माइनस, तो पहले समीकरण इससे रखा या इससे रख दिया, अरे तो कोई टेंशन ही नहीं ना, आप जो मान रख रहे हो, जो मान ले रहे हो उसी की वैल्यू रखना है। तो मैंने भी ये रखा हूं तो ये ले रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई। तब वहां त्रिभुज भी देखो, तब इस त्रिभुज में आप चलोगे चित्र में तो यहाँ त्रिभुज भी अलग अलग लेने पड़ेंगे, किसके लिए, इस कारण से, इस चित्र के अनुसार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 ले रहे हैं, तो देखिए इसको मैं बोर्ड को थोड़ा यहाँ क्लीन कर दे रहा हूँ, ये क्योंकि इधर मुझे जरूरत पड़ने वाली है। चित्र का नाम लिख लीजिएगा, चित्र का नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बता देते हैं आपको, देखिए बहुत ही अच्छे से। तो समीकरण 1 से मान रखूंगा तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये होगा 2 दिखा, E प्लस क्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा बच गया तो कॉस थीटा लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, चलो यहाँ तक ही रहने दो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण नंबर 3।
अब देखो कि मुझे यहाँ किस किस की जरूरत है, एपी की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हल कर पाएंगे। तो एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो एपी कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसलिए मैं ये वाला त्रिभुज ले लूंगा। कौन सा त्रिभुज लेने वाला हूं, देखो मैं आपको यहाँ चित्र में बता देता हूं, ये वाला त्रिभुज लूंगा क्योंकि एपी यहां दिख रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा, तब देखिए, तब समकोण त्रिभुज क्या मिल गया, एओपी में, एओपी में। अब एओपी की बात करेंगे समकोण त्रिभुज में, तो क्या होता है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, यहां लिख दूंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, है ना, कर्ण क्या है यहाँ पर, एपी है, तो एपी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग या आधार का वर्ग बोलो, आधार बोल दो तो एओ का वर्ग धन, अब क्या हो जाएगा ओपी का वर्ग इज इक्वल टू, अब एपी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए पहले मुझे, तो एपी स्क्वायर रहने देते हैं, चलो ठीक है, ये एपी स्क्वायर हो गया। लेकिन आपको पता है ओए की वैल्यू कहाँ पर है, ओए की वैल्यू यहाँ से यहाँ जब 2a था तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था a होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू r स्क्वायर, ठीक है, ये AP निकल गया। लेकिन मुझे AP भी चाहिए, AP स्क्वायर हो गया तो AP चाहिए, तो इधर का वर्गमूल जब हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इधर से वर्गमूल हट जाता है, इधर वर्गमूल लग जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए दो चीज हो गई मेरे पास, एपी तो एपी स्क्वायर मिल चुका है, कॉस थीटा देखते हैं, वह कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसी त्रिभुज में कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर तो ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू पता है मुझे, एपी ओ ए की वैल्यू कहाँ है, ओ ए की वैल्यू ए अपॉन, जबकि एपी की वैल्यू देखो ये निकाल चुका हूं मैं, तो लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये वैल्यू मतलब कॉस थीटा की वैल्यू और ए पी स्क्वायर की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तब बात करूंगा समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, है ना, समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, यहां लिखूंगा दिख जाएगा, है ना, यहां लिखूंगा तो दिख जाएगा ना, यहाँ एक लाइन इतनी तो दिख जाएगी कम से कम, ठीक है। तो कितना होगा अब, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर समझेंगे हम। अब क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो मैं रीअरेंज करता हूँ यहाँ पर, देखिए ई के जगह ई हो गया, ये ई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको लिख सकता हूँ 2QA, लिखूंगा 2QA अपॉन, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन आपको पता है यदि मैं इसका वर्गमूल हटा दूं यहाँ से तो क्या टर्म हो जाएगी, एक टर्म अगर यहाँ दिख जाएगी, एक टर्म दिख रही है देखो, है ना, एक टर्म यहाँ तक दिख जाएगा। देखते हैं कि क्या कहेंगे, अगर मैंने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको बोलूँगा क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये बोल दिया, इंटू ए अपॉन, इसको बोलूँगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑफ होल पावर, कितना हो जाएगा 1/2, दिख रहा है ये लाइन दिख गई आपको, ठीक है, ठीक है, हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसी को चलते हैं आगे, थोड़ा सा लिखते हैं, तो मैंने बोला ये 2 को तो उधर रख दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2QA। अब देखिए ये दोनों समान दिख रहे हैं, आधार समान होने पर गुना में घाते जुड़ती है, तो मैं इसको बोलूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे पीछे या इसको ऐसा ए स्क्वायर लिखो पहले, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 3/2, क्योंकि देखो इस पर 1/2 की घात है, इस पर कितनी की घात है, 1 की, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। अब देखिए किंतु हमें पता होता है, किंतु P इज इक्वल टू क्या होता है 2QA, जिसको हम क्या कहते हैं 2QA को, ये P को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो जाएगा P अपॉन, ये हो जाएगा A
स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 3/2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 और यही अभिष्ट व्यंजक होता है, यही अभिष्ट व्यंजक होता है। लेकिन फिर से मैंने बताया था कि यदि ये तो अभिष्ट व्यंजक हो गया, लेकिन यदि अगर मैं कहूं कि r इज ग्रेटर देन a हो जाए, मतलब द्विध्रुव छोटा हो जाए और ये डिस्टेंस क्या हो जाए, अधिक हो जाए, मतलब कि निरक्षीय स्थिति पर बहुत दूर स्थित हो जाए, तो क्या कर दूंगा मैं कि r इज ग्रेटर देन a होने पर हो तो a स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर देंगे तो ये हो जाएगा e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये होगा बेटा आपका कितना हो जाएगा p अपान, अब देखो जब a हट जाएगा यहाँ से तो ये r स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसको आगे और लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान, अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो r रेज टू दी पावर 3, इक्वेशन नंबर 5। ये दिख रहा है लास्ट वाला एंडिंग वाला आपको, है ना। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। ये क्या होता है, किसी छोटे द्विध्रुव के कारण क्या होता है, निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के लिए, है ना, क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभिष्ट व्यंजक होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया हूं, बोर्ड भर हो गया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, सेम ऐसे लिखे, आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बहुत से बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।